बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। तो काफी दिनों के बाद एक लाइव लेक्चर हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है आप सबसे लाइव इंटरेक्ट करके। और छोटा लेक्चर है, आधा घंटा होगा और बस कुछ वल्वेरी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ छोटे छोटे सवालात हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में आज जिक्र किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। तो हम चैप्टर 1 जो वल्वेरी का है वो अनइम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ दें। अब चैप्टर 2 पे आते हैं हम। चैप्टर 2 में टेबल 2.1, चैप्टर 2 और टेबल 2.1, उसमें लिखा हुआ है पेजेट स्टेजेस। यानी कि एक बच्चे के डिफरेंट स्टेजेस को उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो स्टेज है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अगर BCQ आ जाए तो आप लोग टिक कर सको, सब इतना याद करना है, तो ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना, ज्यादा अंदर नहीं घुसना। नंबर 1 स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज, यानी सेंसरी मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन, सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो एज होती है वो होती है 1 to 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स, 2 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है वो होता है सेंसोरी स्टेज के अंदर। इसके अंदर जो खास फीचर होता है ना स्टेज का, वो होता है ऑब्जेक्ट परमिनेंस। ऑब्जेक्ट परमिनेंस क्या लगता है, जो 2 साल 1 साल के बच्चे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि वो जो चीज देख रहे हैं ना वो परमानेंट है। इवन वो आउट ऑफ द साइट भी चली गई है, लेकिन उनके जहन में वो सवार हो जाती है, वो एक्शन सवार हो जाता है लोगों का, और वो सिनेरियोज सवार हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें परमानेंट है। तो ये 2 साल की उम्र तक होता है ये बिहेवियर। तो अगर मिसाल किसी डेंटिस्ट के पास 2 साल से छोटा बच्चा गया और बड़ा बुरा एक्सपीरियंस ला, तो ऐसा परमानेंट उसके जहन में बैठ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल। तो एक वर्ड याद करें, ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल थॉट्स। प्री ऑपरेशनल थॉट्स, इसकी जो एज होती है ना वो होती है, आज मिक्स टॉपिक्स होंगे, चैप्टर 2 पे हम। ठीक है। 2 to 7 ईयर्स एज। कितनी एज? 2 to 7 ईयर्स एज। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो किसी और की नजरिए को समझ नहीं पाता। वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, वो सिर्फ अपनी ही बात समझता है, मुझे ये खिलौना चाहिए। अब वो तुम उसको जितना समझाओ, नहीं बेटा अच्छा नहीं है, ये आइसक्रीम अच्छी नहीं है, सेहत खराब होगी, लेकिन उसके जहन में बात आ गई तो वो करके रहेगा। तो ये वाली उसकी स्टेज होती है, इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्टेज। उसको अपनी जिद पूरी करनी होती है, और वो नहीं समझ पाता कि सामने वाला क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इनफ्लेक्सिबल स्टेज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश कम होती है। तो ये सिंगल ट्रैक कह सकते हैं, सिंगल ट्रैक माइंडेड कह सकते हैं। तो ये जितने भी अल्फाज आते हैं एक ही चीज को निशानदेही कर रहा है। तीसरा स्टेज जो है वो है कंक्रीट ऑपरेशन। दूसरा था प्री ऑपरेशनल, अब एक ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन। और चौथा वाला है फॉर्मल ऑपरेशन। कंक्रीट ऑपरेशन की जो एज होती है वो तीसरा नंबर वाला, 7 से 11 साल की उम्र, 7 to 11 ईयर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा है ना वो दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ पाता है। अगर आप उसको समझाते हो कि बेटा डेंटिस्ट के पास जाओ, वो आपको दांत दिखाओ, आपका ही फायदा है, तो वो बात आपकी समझेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करेगा। ये है, या ब्रशिंग इस तरह करो वो समझेगा। तो ये है तीसरा स्टेज। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन की जो एज होती है ना वो 11 से ऊपर होती है, यानी कि वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। और उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग की सलाहियतें भी आ जाती हैं। लॉजिकल रीजनिंग की सलाहियतें भी आ जाती हैं। और वो समझ पाता है कि मैं अगर ये कोई एक्शन लूंगा तो इसके इतने इतने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर मैं ब्रश नहीं करूंगा तो ये हो सकता है। अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा तो ये हो सकता है। अगर मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा तो ये हो सकता है। वो खुद अंडरस्टैंड करता है, खुद ये सारी बातें समझता है। एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। और वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। ये है हमारा चौथा स्टेज और उसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशन। तो टोटल कितने स्टेजेस हो गए? 4 स्टेजेस हो गए। नंबर 1 सेंसोरी मोटर, यानी कि 0 to 2 ईयर्स। नंबर 2 प्री ऑपरेशनल थॉट्स, 2 to 7 ईयर्स। नंबर 3 कंक्रीट ऑपरेशन, 7 to 11 ईयर्स। और नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशन, 11 साल और उससे अबव, और वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। बस इतना ही याद करना, ज्यादा डीप में नहीं जाना। ये टेबल थोड़ा सा देखें, आ सकता है। ये चैप्टर 2 पे हम वलबेरी के, चैप्टर 1 अनइम्पोर्टेंट है, छोड़ दें।
चैप्टर 2 के अंदर दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, शुड पेरेंट ज्वाइन इन द सर्जरी। इसका मैं सवाल ये मैं कवर कर चुका हूँ दूसरे लेक्चर के अंदर, ये कवर हो चुका है सवाल मेरा, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं, हम कर चुके हैं कवर एक और लेक्चर के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट जो सवाल है चैप्टर 2 में से वो है स्ट्रक्चर ऑफ डेंटल कंसल्टेशन, किस तरह डेंटिस्ट को अपनी कंसल्टेशन बच्चों के साथ करनी चाहिए, ये मैं कर चुका हूँ सवाल, ये दूसरे चैप्टर के अंदर रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। तो ये 3 सवाल हो गए जिसमें से हमने एक आज किया, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब एंजाइटी के बारे में, एंजाइटी के कुछ स्केल्स हैं, वो हम नहीं कर चुके हैं, वो हमें करना है अभी। पहला जो स्केल है उसका नाम है डेंटल एंजाइटी स्केल। क्या नाम है? डेंटल एंजाइटी स्केल। वो बेस्ड किस पे होता है? क्वेश्चनर, सवाल जवाब पूछे जाते हैं बच्चे से, और बच्चा जो जवाब देगा उसको फिर मार्किंग की जाती है, स्कोरिंग की जाती है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज? क्वेश्चन नंबर 2 ये कि क्या डेंटिस्ट, क्या पेरेंट्स को होना चाहिए ओपीडी के अंदर, ये हम कर चुके हैं दूसरे चैप्टर के अंदर, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है प्रोडक्ट। क्या पेरेंट को होना चाहिए डेंटिस्ट के पास? अब हम चौथे सवाल पे हैं, दूसरा और तीसरा हम कर चुके हैं, चौथे पे हमें पहला अभी किया हमने आज के दिन, चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। और जो जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो फिर रिकॉर्डिंग बनाएगा, फरमा लीजिएगा। अच्छा, चौथा सवाल, चौथा सवाल है कि एंजाइटी की क्या क्या, किस तरह मेजर की जाती है। नंबर 1 टूल, डेंटल एंजाइटी स्केल। डेंटल एंजाइटी स्केल वो किस पे बेस करता है? सवाल जवाब पे। सवाल जवाब पूछे जाएंगे बच्चे से और स्कोरिंग की जाएगी 1 to 5। 5 का मतलब है मोस्ट एंशियस, 1 का मतलब है, 0 का मतलब है नो नॉट एंशियस, तो 1 से लेकर 5 तक, 1 का मतलब है लीस्ट एंशियस। तो इस तरह स्कोरिंग की जाएगी और आखिर में देखा जाएगा कि टोटल स्कोर कितना बनता है। दूसरा जो है वो है फ्रैंकिल का। फ्रैंकिल का जो स्केल है, वो फ्रैंकिल की जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली बिहेवियर के मुताबिक है कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है। उसमें आता है डेफिनेटली नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव, ये 4 चीजें होती है। फ्रैंकिल ने उसमें क्या डिटेक्ट करता है, बच्चों का बिहेवियर कैसा है। अगर बिल्कुल रो रहा है सफा तो आप बोलोगे डेफिनेटली नेगेटिव, अगर थोड़ा थोड़ा रिलक्टेंट है तो नेगेटिव, अगर सही है थोड़ा बहुत काम करवाने दे रहा है पॉजिटिव, अगर बिल्कुल ही एक्साइटेड है और कह रहा है हाँ कोई मसला ही नहीं है तो डेफिनेटली पॉजिटिव। तो ये बिहेवियर को उसने क्राइटेरिया बनाया और अपना एक स्केल बनाया जिसको कहते हैं फ्रैंकिल स्केल। तीसरा जो स्केल है वो है हॉप्ट, साइंसदान ने उसने बनाया था, वो भी बहुत मशहूर है। उसने बेसिकली बिहेवियर को डिटेक्ट किया था लेकिन स्कोरिंग करके। क्या किया था उसने भी बिहेवियर को ही जांचा लेकिन स्कोरिंग करके, कि 3 4 5। और बिहेवियर को कैसे जांचा कि पेशेंट की बॉडी मूवमेंट्स देखी और उसका रोना धोना देखा। अगर रो रहा है, हंस रहा है, बॉडी मूवमेंट्स कैसी हैं, रिलेक्टेंट है नहीं है, तो उसको स्कोरिंग की, 4 स्कोर 2 स्कोर। लेकिन फ्रेंकिल ने क्या किया, फ्रेंकिल ने क्लासिफाई किया, डेफिनेटली नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव। तो ये फर्क था किसके अंदर? हॉप के अंदर और फ्रेंकिल के अंदर। लेकिन दोनों का जो दारोमदार था वो था बच्चे का बिहेवियर कैसा है ओपीडी के अंदर। लेकिन जो पहला स्केल था वो था डेंटल एंजाइटी स्केल, वो तो उसका तो बिहेवियर से ताल्लुक नहीं था, उसका सवाल और जवाब की निशत से ताल्लुक था। क्वेश्चन एंड आंसर किए गए थे, क्वेश्चनियर बनाया गया था और स्कोरिंग की गई थी। और उसके अलावा ये 3 स्केल हो गए। चौथे नंबर पे फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स की जाती हैं। ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, पल्स मेजर कर लिया, ताकि से पता चलता है कि बच्चे की एंजाइटी कैसा है, क्योंकि एंजाइटी में भी दिल ज्यादा धक धक करने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो फिर वो भी फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स भी की जाती थी ताकि बच्चे का एंजाइटी मेजर किया जाए। तो ये कुछ तरीके थे, 3 4 तरीके जो मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर सवाल आ जाए तो ये सारे लिख लीजिएगा। एक और तरीका है जो वो चैप्टर 3 के अंदर लिखा हुआ है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पुराने एक लेक्चर में बता दिया जो अपलोडेड हो चुका है फेसबुक ग्रुप के अंदर। उसमें क्लासिफिकेशन थी हैप्पी चाइल्ड, नंबर 2 शाय चाइल्ड, नंबर 3 फ्राइटेंड एंड क्राइंग चाइल्ड, और नंबर 4 सिवियर लर्निंग डिफिकल्टीज। ये 4 क्लासिफिकेशन थी, वो ऑलरेडी हम लोग पुराने लेक्चर में कर चुके हैं जो कि फेसबुक पे अपलोडेड है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियरल मैनेजमेंट इन चाइल्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपके पास ओपीडी में आया है और आप एंशियस है और आपको उसको कन्विंस करना है ट्रीटमेंट के लिए, बगैर किसी सिडेशन के, बगैर किसी जीए के। तो
5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, रिड्यूसिंग अनसर्टिनिटी। बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को क्लिनिकली भी हेल्प करेगा, और सवाल जवाब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 जो है, रिड्यूसिंग अनसर्टिनिटी। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अनसर्टेनिटी होती है कि मुस्तकबिल में क्या होगा मेरे साथ और क्या होने वाला है, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, एक डर है ना, क्या कैसा पेपर आएगा, अरे क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी तो बच्चे को भी होती है कि अरे डेंटिस्ट के पास क्या होगा। अब वो आपको क्या होगा ये आपको हटाना है। ये कैसे हटाओगे? तरीका नंबर 1, टेल शो डू। पहले बताओ बच्चे को कि बेटा, हम आपके जो कीड़ा है ना दांत के अंदर उसको निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए ये जो मशीन है ना उससे निकालेंगे हम, और वो निकल जाएगा और उसके बाद भराई करेंगे। पहले बता दिया सारा प्रोसीजर, फिर उसको दिखाओ बाहर करके, मशीन हैंड पीस बाहर चला के दिखाओ, देखो बेटा ऐसे चलती है, देखो बच्चा ये जीएसी मटेरियल है, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे मिक्स होगा, शो करो। और उसके बाद डू करो। इसको कहते हैं टेल, शो और डू। फिर करो, और जब करो तो उसके बाद तारीफ भी कर लो, वेरी वेरी गुड बच्चा, बड़ा कोऑपरेट किया, मेरा बच्चा तो बड़ा बहादुर है, बड़ा अच्छा है। और चॉकलेट इसको दिया जाए है, मजाक कर रहा हूँ, चॉकलेट मत देना, आपके पास आया है, पेरेंट्स को ऐसे लगेगा कि चाह रहा है और दांत खराब हो दोबारा है। खैर, तो टेल शो डू ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अपॉइंटमेंट से पहले ही एक आप लोग ईमेल भेजो या लेटर लिखो, खत लिखो, खत का तो जमाना नहीं है, ईमेल भेजो। ये तो जमाना नहीं है बंदा खत भेजेगा, डेंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है। तो ईमेल लिखो और पेरेंट्स को ईमेल भेजो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो प्रोसीजर के बारे में कि क्या क्या होगा बच्चे के साथ, और वो पेरेंट खुद समझें और बच्चों को भी घर पे ही समझा लें। और तो बच्चा प्रिपेयर होके आएगा, और उससे क्या होगा, उसकी अनसर्टिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दो स्ट्रेटेजीज हैं अनसर्टिनिटी को कम करने का। नंबर 2 है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है? मॉडलिंग में आपको ये लगता है जो शोबिज में की जाती है, इधर उधर के पोज मारे जाते हैं, एक्टिंग की जाती है, उसको मॉडलिंग कहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ भी यही होने वाला है कुछ। आपको लाइव मॉडल्स आप रख सकते हो, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो एक्टिंग करें और एक रोल प्ले करें आपके क्लिनिक पे। एक डेंटिस्ट है, एप्रन पहना हुआ है, और एक छोटा बच्चा आ रहा है डरा हुआ, फिर उसको समझा रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर वो वापस जा रहा है, और वो बच्चा देख रहा है एक अपने ट्रीटमेंट करने से पहले एक लाइव रोल प्ले देख रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये इतना रियलिस्टिक नहीं है। भाई कहाँ से लाओगे क्लिनिक में तुम इतने एक्टर्स, कहाँ से लाओगे तुम? उनको पैसे दोगे? पैसे दोगे क्या? तो ऐसे पेशेंट की तो ट्रीटमेंट के तुम्हें फिर ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो ये इतना मुमकिन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है मॉडलिंग का, वो ये कि तुम एक वीडियो चलाओ, बच्चे को वीडियो दिखाओ क्लिनिक पे बिफोर स्टार्टिंग हिज और हर ट्रीटमेंट। और उस वीडियो में क्या होना चाहिए? उस वीडियो में क्या होना चाहिए? उस वीडियो में 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, दिखाओ एक बच्चा है जो नर्वस है, घबराया हुआ है, और बच्चे की एज वही होनी चाहिए वीडियो में जो असली बच्चे की एज है। मतलब ऐसा ना हो वीडियो में कोई 25 साल का बंदा हो और तुम्हारे पास ओपीडी में 8 साल का बच्चा है, तो वो बोलेगा यार ये क्या चीटिंग है, मैं तो 8 साल का हूँ, ये तो वीडियो में तो 25 साल का है। तो वीडियो में भी 8-10 साल का होना चाहिए, करीब एज होनी चाहिए, ताकि वो रिलेट कर पाए, वो कनेक्ट कर पाए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, पूरा दिखाना चाहिए वीडियो कि बच्चा जैसे ओपीडी में किस तरह एंटर होता है, किस तरह प्रोसीजर होता है, और किस तरह वापस जाता है खुशी खुशी। तो ये भी बच्चे के जहन में आएगा, यार ये तो बड़ा आसान प्रोसीजर था, बड़ा बच्चा आया तो डर के था लेकिन जा बड़ा खुशी से रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, डेंटिस्ट शुड बी केयरिंग। वीडियो में दिखाना चाहिए जो डेंटिस्ट भैया हो ना वो बड़े अच्छे हों, प्यार मोहब्बत करने वाले हों, बच्चे को तमीज के साथ ट्रीट करने वाले हों। तो ये वीडियो में 3 चीजें होनी चाहिए, और वो बच्चा देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये हो गया मॉडलिंग। तो 2 चीजें हो गई हमारी, अनसर्टिनिटी रिड्यूसिंग और नंबर 2 मॉडलिंग। नंबर 3 पे आते हैं कॉग्निटिव अप्रोचेस। कॉग्निटिव अप्रोचेस का मतलब है कि बच्चे के दिमाग के साथ खेलो। नंबर 1 स्ट्रेटेजीज के अंदर 2 स्ट्रेटेजीज है। नंबर 1 स्ट्रेटेजी ये है कि बच्चे को बोलो यार तुम्हें किन किन चीजों से डर लगता है वो मुझे तुम बताओ। बच्चा बोलेगा मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। बच्चा बोलेगा मुझे ये हैंडपीस की आवाज से डर लगता है। बच्चा बोलेगा ये फला 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 चीज से डर लगता है। अच्छा। तो उसको फिर नेगेटिव थॉट्स पेशेंट की सुनो, बच्चे की सुनो, और उसको फिर कन्वर्ट करो रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट्स में। जैसे इंजेक्शन है ना, तो आपको उसको बोलना है नहीं नहीं बेटा ये इंजेक्शन में ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है और ये हो जाएगा। कोशिश करके उसकी मेंटली कॉग्निटिव उसकी थेरापी करो, इसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहते हैं, वो करो।
और इसके लिए तुम लोग प्रोफेशनल थेरापिस्ट भी क्लिनिक पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 1। स्ट्रेटेजी नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? बच्चे को टॉम एंड जेरी चला के दे दो। बच्चे से पूछो बेटा तेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है, बच्चा फौरन बोलेगा कि यार मैं कोको मेलॉन बड़ा शौक से देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंगली देखता हूँ। उसके माँ बाप भी ये बोलेंगे यार सारा दिन ये देखता रहता है। देर मत करो, फौरन बच्चे को आईपैड दो हाथ में और वो कोको मेलॉन चला के दो। बच्चा बड़ा एक्साइटेड होके देखेगा जब तक तुम अपना काम कर लो। और बच्चे को बोलो कि अगर तू कोऑपरेट नहीं करेगा तो ये कोको मेलॉन में बंद कर दूंगा। धमकी दे दो एक छोटी सी। बच्चा फिर तमीज के साथ काम करवाएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। उसके दिमाग पे तुमने साइकोलॉजिकली खेला। तो ये दो स्ट्रेटेजीज हो गई कॉग्निटिव अप्रोचेस के अंदर। चौथा पॉइंट है रिलैक्सेशन। कभी कभी बच्चे टेंशन में बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको मस्क्यूलर रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो थोड़ा बहुत मसाज दे दो, तो थोड़ा मस्क्यूलर थेरापी दे दो। इसके लिए भी प्रोफेशनल थेरापिस्ट रख सकते हो। पांचवें नंबर पे आते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक ही विजिट में ना इतने बड़े बड़े काम ना करवाओ बच्चे से। पहले ही विजिट में एक्सट्रैक्शन कर ली, क्या असर पड़ेगा बच्चे पे? पहले ही विजिट में तुमने कोई खतरनाक काम कर लिया तो वो तो बुरा असर आएगा, बच्चा तो डर ही जाएगा। तो पहले विजिट में ना सिर्फ सलाम दुआ करो बच्चे से, हाल अहवाल पूछो, कनेक्शन बनाओ। फिर दूसरे विजिट में कोई छोटा मोटा काम करो, फिर तीसरे विजिट में बड़ा काम करो। आहिस्ता आहिस्ता काम बड़े करते जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्डेस्ट टास्क टू सीवियर टास्क। इसको कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन या अक्लाइमेटाइजेशन। क्या कहते हैं? अक्लेमाइजेशन भी कहते हैं, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। कि आसान आसान प्रोसीजर्स पहले करो, मुश्किल मुश्किल प्रोसीजर्स बाद में करो। तो ये हमारी 5 स्ट्रेटेजीज हो गई। छठी, हमारा जो छठा पॉइंट है वो है होम। होम का मतलब घर नहीं है। होम का मतलब है हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज। भाई इसको कहते हैं जबरदस्ती, जबरन काम करवाओ। ठीक है भाई, हाथ रखो मुंह में और जबरदस्ती इसका काम कराओ। फिजिकली रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना? तो ये अप्रोच अब के बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये एक अप्रोच है। तो ये 6 अप्रोचेस हो गई। तो कोई बताएगा 6 अप्रोचेस के नाम बताएगा कोई, भले डिटेल में नहीं, कोई नाम बताएगा 6 अप्रोचेस के, फिर आगे चले। Reducing uncertainty, modeling, cognitive approaches, relaxation, systemic desensitization in home. शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया। चैप्टर 1 अनइम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हम चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में एक चीज तो हमने कर ली है, वो एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर कि बिहेवियर को 4 में डिवाइड किया गया था, वो हम कर चुके हैं पुराने लेक्चर के अंदर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है एक को बीपीए इंडेक्स, वो भी हम कर चुके हैं पेरिडोंटल चैप्टर के अंदर। कि बच्चों का बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन अलग होता है, उसके अंदर स्कोर 3 और 4 मिसिंग होते हैं, सिर्फ 0, 1, 2 होते हैं। ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का एक टेबल बना हुआ है, और टेबल 3.3। यार अगर मेरे एडिशन में 3 चैप्टर 3 है ये, आपके एडिशन में आप देख लो, क्योंकि अब चैप्टर मेरा ख्याल है थोड़ा एक दो एक एक्स्ट्रा आ गया। तो टेबल 3.3 इन्वेस्टिगेशन है। इंट्रा ओरल और जनरल, नाम याद करना। इंट्रा ओरल में क्या करोगे? सेंसिबिलिटी टेस्टिंग करोगे, यानी कि कोल्ड टेस्ट या ईपीटी। नंबर 2, ट्रांस इल्यूमिनेशन, जिसको फोटा कहते हैं, फाइब्रो ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन। उससे प्रॉक्सिमल कैरीज डिटेक्ट करते हो, या क्रैक्स या फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट किया जाता है, एक लाइट लाइट निकलती है। तीसरे नंबर पे मोबिलिटी चेक करोगे। चौथे नंबर पे परकशन करोगे। अच्छा, परकशन के अंदर एक बीसीक्यू पॉइंट है कि जिन दांतों में इनकाइलोसिस होता है तो उनमें एक मेटेलिक साउंड आता है, या फिर कहते हैं क्रैक्ड टी कप। जैसे चाय का प्याला टूट जाता है ना, वो जो आवाज होती है ना, वो आती है इनकाइलोसिस वाले दांतों में जब हम परकस करते हैं। तो ये बीसीक्यू का पॉइंट है, क्रैक्ड टी कप साउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर बीसीक्यू आ जाए तो जवाब दे पाओ। इनकाइलोसिस के अंदर क्रैक्ड टी कप साउंड होता है या मेटेलिक साउंड होता है। और रूट फ्रैक्चर के अंदर डल साउंड होता है। क्या होता है? डल साउंड होता है रूट फ्रैक्चर के अंदर।
इसके अलावा पेरिडोंटल प्रूबिंग करोगे, बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन, फिर सिलाइवा टेस्ट कर सकते हो, फिर ये सारी चीजें, टूथ मेजरमेंट, स्टडी मॉडल्स, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें हो गई। ये हो गई इंट्रा ओरल। जर्नल में क्या कर सकते हो? जर्नल में कर सकते हो हीमेटोलॉजी, ब्लड टेस्ट कर सकते हो, हाइट मेजर कर सकते हो पेशेंट की, और वेट मेजर कर सकते हो। वेट क्यों मेजर करते हो? क्योंकि अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए वेट मेजर करना जरूरी होता है। और हाइट मेजर कर सकते हो ऑर्थोडोंटिक पर्पस के लिए, ग्रोथ चेक करने के लिए। और ब्लड टेस्ट कर सकते हो, और स्पेशल इमेजिंग अगर जरूरत हो, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, तो ये जनरल के अंदर आता है। फिर चैप्टर 3 के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है, वो चाहते हैं इरोजन के रिस्क फैक्टर्स। इरोजन को उन्होंने डिवाइड, बीसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट ऐसे कोई भी नहीं आएगा, ये बीसीक्यू की कुछ चीजें जो मुझे लगी ना मोटी मोटी, वो मैं निकाल के बता रहा हूँ चैप्टर 3 में से। इरोजन को इसने डिवाइड किया है, मॉडरेट इरोजन रिस्क, हाई इरोजन रिस्क। आपने बच्चे से पूछना है कि हफ्ते में कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। अगर वो कहता है कि मैं 6 से ज्यादा पीता हूँ, तो वो मॉडरेट में आएगा। अगर वो कहता है कि मैं 14 से ज्यादा पीता हूँ, तो वो हाई में आएगा। और अगर 6 से कम पीता है तो वो माइल्ड, लो लो में आएगा। तो ये है इरोजन की क्लासिफिकेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड में 6 से कम, मॉडरेट में 6 से ज्यादा, सिवियर में 14 से ज्यादा। हफ्ते की बात कर रहा हूँ, दिन की नहीं, हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अब इसके अलावा भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो इरोजन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, अगर बच्चा दिन में 2 से ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स खा रहा है, फॉर एग्जांपल दिन में 2 से ज्यादा ऑरेंजेस खा रहा है, तो 2 से ज्यादा नहीं खाने चाहिए, 2 तक खाने चाहिए। 2 से ज्यादा खा रहा है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा। नंबर 2, अगर वो ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पी रहा है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स खेलता है तो वो नॉर्मली स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते हैं, तो भी हाई रिस्क में आएगा। नंबर 3 है, अगर गर्ड है, गॉड, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। नंबर 4, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ये हाई में आएगा। इसके अलावा कैरीज में आते हैं। कैरीज की जो क्लासिफिकेशन है, लो, मॉडरेट और सीवियर, ये आपको समिट के चैप्टर 5 में चार्ट बना हुआ है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का, वहां से याद करनी है। लेकिन बीसीक्यू पॉइंट में आपको कुछ बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि 1 से 2 साल के बीच में बच्चा और 5 से 7 ईयर्स के बीच में बच्चा हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। एज, ये बीसीक्यू पॉइंट है। चाइल्ड 1 to 2 ईयर्स एज, या फिर 5 to 7 ईयर्स एज। ये जो दो एज ग्रुप्स है ना, 1 to 2 वाले और 5 to 7 वाले, ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। नंबर 2, कौन सा दांत है वो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आता है? इसका जवाब है फर्स्ट प्राइमरी मोलर्स एंड फर्स्ट परमानेंट मोलर्स आर एट हाईएस्ट रिस्क। बीसीक्यू पॉइंट, फर्स्ट प्राइमरी मोलर्स, फर्स्ट परमानेंट मोलर्स। कौन सा टूथ सरफेस हाईएस्ट रिस्क पे होता है? ये इसका जवाब है इंटर प्रॉक्सिमल ऑफ प्राइमरी मोलर्स और ऑक्लूजल ऑफ फर्स्ट परमानेंट मोलर्स। ये याद करना है आपको कि प्राइमरी मोलर का इंटर प्रॉक्सिमल सरफेस हाईएस्ट रिस्क में होता है, और फर्स्ट परमानेंट मोलर का ऑक्लूजल सरफेस हाईएस्ट रिस्क पे होता है। तो ये बीसीक्यू की वजह से मैं बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आते हैं, वो आते हैं ओरोफेशियल ट्रॉमा। ट्रॉमा के चांसेस किस में ज्यादा होते हैं? नंबर 1 बीसीक्यू पॉइंट है, जिस पेशेंट का ओवर जेट 9 मिलीमीटर से ज्यादा है। बीसीक्यू पॉइंट, ओवर जेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर इंसाइजर्स। हम मुंह बंद करते हैं ना, नॉर्मल ओवर जेट होता है 2 मिलीमीटर, लेकिन अगर 9 मिलीमीटर से ज्यादा है तो ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा है। नंबर 2, अगर कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, फुटबॉल हो गई, रग्बी हो गई। नंबर 3, प्रीवियस ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो जाहिर है चांस बढ़ जाएगा। नंबर 4, अगर कोई मोटर डिसेबिलिटी है, सही, मोटर डिसेबिलिटी है, कोई इशू है। नंबर 4, अगर एपिलेप्सी है तो भी ज्यादा चांस हो जाता है। और नंबर 5, एज, कौन सी एज में ज्यादा चांस होता है ट्रॉमा होने का? नंबर 1 है 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज, और नंबर 2 है 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज। 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज में ट्रॉमा होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो 1 to 2 ईयर्स और 8 to 10 ईयर्स, ठीक है। और उसके अलावा जेंडर, लड़कों में ज्यादा चांसेस होता है लड़कियों के मुकाबले में, क्योंकि वो ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ट्रॉमा के रिस्क फैक्टर्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए। बीसीक्यू सवाल आ सकते हैं, इरोजन बताया, ट्रॉमा बताया, कैरीज बताया, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि ये बीसीक्यू आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑक्लूजन के बारे में इन्होंने बताया गया है कि दो ऐसी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिसमें आपकी बच्चों की ऑक्लूजन चेक करनी है। दो स्टेजेस हैं।
स्टेज नंबर 1 है 8 to 9 years ऑफ एज। कौन सी एज है? 8 to 9 years ऑफ एज। यहाँ पहले नोट करते हैं, लिख दे। उसमें क्या होता है, हमें चेक क्या करना है? इरप्शन ऑफ परमानेंट अपर इंसाइजर्स। 8 to 9 years ऑफ एज में क्या करना है? परमानेंट इंसाइजर्स आपको चेक करने हैं अपर वाले, कि वो इरप्ट हुए नहीं हुए हैं। और अगर इरप्ट हुए हैं तो फिर ओवर जेट कितना है, ओवर बाइट कितना है। ओवर जेट ज्यादा तो नहीं है, कहीं क्रॉस बाइट तो नहीं है। क्रॉस बाइट का मतलब है कि नीचे वाले दांत ऊपर वाले से आगे आ गए हैं। या कहीं ओवर जेट तो नहीं है, ज्यादा ओवर जेट तो नहीं है, ऊपर वाले दांत कुछ ज्यादा ही आगे है। उसके बाद ओपन बाइट तो नहीं है। ओपन बाइट का मतलब है कि देयर इज नो वर्टिकल ओवरलैपिंग। अपर के दांत लोअर के दांत को ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप करते हैं 2 मिलीमीटर, इसको कहते हैं ओवर बाइट। लेकिन अगर बीच में गैप है अपर और लोअर दांत की, दो दांत के बीच में, इसको कहते हैं ओपन बाइट। तो क्या ओपन बाइट तो नहीं है? और ये ओपन बाइट किसमें होता है? ये खास तौर पे अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होता है। किसमें होता है? अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है? एंटीरियर ओपन बाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने की। और इसके अलावा देखना है कोई इरप्शन में फेलियर तो नहीं हुई, या कोई सुपर न्यूमरी टीथ तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करनी है 8 to 9 years में। फिर दूसरा स्टेज है, वो है 10 years से अबव वाला स्टेज। उसमें आपने क्या चेक करना है? खास तौर पे परमानेंट केनाइन की इरप्शन चेक करनी है। आपने बक्कली बल्ज करना है। अगर बल्जिंग में आपको केनाइन शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं पैलेटली इरप्ट तो नहीं हो रहा। नंबर 2, आपने चेक करना है डेसिड्यूस केनाइन की रिजॉर्प्शन हो रही है नहीं हो रही, या कि शेडिंग हो रही नहीं हो रही। अगर रिजॉर्प्शन सही से नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि परमानेंट जो केनाइन है ना, उसकी एक्टोपिक इरप्शन हो रही है, यानी कि पैलेटल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दो चीजें आपको चेक करनी होती है। नंबर 1, आपको पेल्पेट करना होता है बक्कली, ताकि आप परमानेंट केनाइन की इरप्शन का बल्ज चेक कर सको। नंबर 2, प्राइमरी केनाइन की शेडिंग चेक करो, रूट रिजॉर्प्शन चेक करो कि कितनी हुई है। तो ये दो स्टेजेस हो गए, एक 8 to 9 और दूसरा 10 और अबव। उसमें कैनाइन चेक करेंगे, उसमें अपर इंसाइजर चेक करेंगे। तो ये दो ऑक्लूजन के स्टेजेस हैं जो आपको चेक करने होते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है शेड्यूलिंग ऑपरेटिव अपॉइंटमेंट। ये चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है किस तरह शेड्यूल और रिकॉल करना है। शेड्यूल में क्या होता है? नंबर 1, स्मॉल रेस्टोरेशन आर ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर लार्ज रेस्टोरेशन। अगर एक छोटी कैविटी है, एक बड़ी कैविटी है, तो बच्चों में याद रखें, पहले छोटी कैविटी करनी है, बड़ी कैविटी नहीं करनी है। उल्टा है, बच्चों में पहले छोटी कैविटी करनी है, क्योंकि वो आसान होती है और बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा डेंटिस्ट पे। नंबर 2, अगर मैक्सिलरी दांत भी है, मैंडिबल दांत भी है, तो पहले मैक्सिला वाले दांतों को करना है, फिर मैंडिबल वाले दांतों को करना है। इसकी पता है क्या रीजन है? क्योंकि मैक्सिला में एनेस्थीसिया लगाना आसान होता है, मैंडिबल में मुश्किल होता है। तो हमेशा बच्चों में पहले मैक्सिला वाले दांत करो। नंबर 3, हमेशा पोस्टीरियर दांत करो फिर एंटीरियर दांत करो, क्योंकि बच्चा दोबारा वापस आएगा। अगर पहले इंटीरियर करोगे तो हो सकता है वापस ना आए मैं पोस्टीरियर के लिए, लेकिन पहले पोस्टीरियर करोगे तो एंटीरियर खराब होंगे, उसके लिए तो जरूर वापस आएगा। तो हमेशा पहले पोस्टीरियर करो फिर एंटीरियर करो। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले रेस्टोरेशन करो, फिर करो रूट कैनाल की तरफ जाओ, और फिर आखिर में एक्सट्रैक्शन की तरफ जाओ। एक्सट्रैक्शन शुड ऑलवेज बी लास्ट रिजॉर्ट। अगर एक ही दांत के अंदर तीनों काम करने हैं, तो पहले रेस्टोरेशन करोगे, फिर आरसीटी वाले दांत करोगे, और फिर एक्सट्रैक्शन वाले दांत निकालोगे। ऐसे नहीं करना कि एक्सट्रैक्शन वाले दांत आज निकालूंगा और कल रेस्टोरेशन करूंगा, नहीं, गलत है। आज रेस्टोरेशन करूंगा, कल मैं दांत निकालूंगा, ऐसे होना चाहिए। तो दिस शुड बी स्ट्रेटेजी। और बच्चों में रिकॉल विजिट्स फ्रिक्वेंट करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? कैरीज की प्रोग्रेशन तेज होती है, तो सरफेस लॉस तेजी से होता है, और आपको ऑक्लूजन भी चेक करनी होती है बार बार कि किस तरह है, सही है या नहीं है। तो फ्रीक्वेंट रिकॉल विजिट्स होने चाहिए बच्चों के अंदर एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो हमने सारी कर ली। चैप्टर 4 सिडेशन वाला ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, या नई बुक के हिसाब से चैप्टर 5 है। फिर उसके बाद एलए का चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, नई बुक के हिसाब से चैप्टर 6 है। इसके अलावा चैप्टर 8 9 10 हम तीनों कवर कर चुके हैं। अब चैप्टर 7 जो है डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, क्योंकि इसमें सिर्फ एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी कर लेता हूँ, बाकी ये चैप्टर पूरा समझो समिट में ऑलरेडी हमने जो कैरीज का चैप्टर किया हुआ है वो सेम है। तो वो मेरा आप ऑपरेटिव में लेक्चर सुन सकते हो कैरीज वाला, वो ही कर लो, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर 6 को आप लोग क्या कर लो? चैप्टर 6 को क्या कर लो? चैप्टर 6 को आप लोग भले स्किप कर लो, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स याद करो। नंबर 1 पॉइंट है एसिडोजेनिक थ्योरी। एसिडोजेनिक थ्योरी क्या होती है? वो थ्योरी में का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं, तोड़ते हैं। और क्या पैदा होता है? एसिड पैदा होता है, लैक्टिक एसिड पैदा होता है।
तो एसिड जैसे ही पैदा होता है तो मुंह की पीएच जाहिर सी बातें कम होती है, एसिडिक होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर बैक्टीरिया और कितने फर्मेंट करेगा, खत्म हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर वापस से पीएच नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाती है और रीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है उसी दांत की। पहले डीमिनरलाइजेशन हुई जब पीएच कम हुई, फिर वापस से पीएच जब ऊपर हुई तो रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हुई। रीमिनरलाइजेशन क्यों स्टार्ट हुई? अगर टूथ ब्रश किया या फिर सलाइवा आपके अंदर, मुंह के अंदर है, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट दे रही है, तो रीमिनरलाइजेशन शुरू होती है। लेकिन अगर कैरीज की प्रोग्रेशन तब होगी जब डीमिनरलाइजेशन की जो स्पीड है वो रीमिनरलाइजेशन से ज्यादा होगी, तब फिर क्या होगी, कैरीज प्रोग्रेशन होगी। तो इस सारी थ्योरी को कहते हैं एसिडोजेनिक थ्योरी, यानी कि एसिड का पैदा होना। बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के एसिड को पैदा करता है, इसको एसिडोजेनिक थ्योरी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज है, वो है स्टेफिन कर्व। स्टेफिन कर्व इज बेसिकली अ ग्राफ जो है पीएच वर्सेस टाइम। ये पीएच है वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम। इसमें बताया गया है कि जो ग्राफ है वो क्या करता है, शुरू में जब आप खाते हो कोई एसिडिक चीज खाते हो या शुगरी चीज खाते हो, तो 2 से 3 मिनट के अंदर पीएच क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 6.8 नॉर्मल पीएच होती है मुंह की, याद करना है। एसिड खाने के बाद कितनी हो जाती है पीएच, 5 हो जाती है, यानी कि क्रिटिकल पीएच से भी नीचे। ये बीसीक्यू पॉइंट है कि 6.8 से लेके 5 हो जाती है और फिर 5 रहती है, लेकिन 40 मिनट के बाद वापस से ऊपर चली जाती है 6.6 पे। तो ये जो कर्व बनता है ना, ये वाला कर्व, 6.6, 5, फिर स्टेट, फिर 40 मिनट्स के बाद वापस ऊपर 6.6, तो ये जो कर्व बन रहा है इसको कहते हैं स्टेफिन कर्व। ये है पीएच वर्सेस टाइम, ये टेबल चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये आपको याद करना है स्टेफिन कर्व को। इसके अलावा सलाइवा के फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कर चुके हैं समिट के चैप्टर में, इधर से करने की जरूरत नहीं है। फ्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं समिट में, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। एक बीसीक्यू पॉइंट मशहूर है कि कौन से बैक्टीरिया को फ्लोराइड इनहिबिट करता है, उसका नाम है इनोलेज। इनोलेज एंजाइम को प्रिवेंट करता है। तो ये ऑलरेडी हम चीजें कर चुके हैं समिट के अंदर, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वर्क स्मार्टर नॉट वर्क हार्डर। स्मार्टर का मतलब यही है कि एक चीज को अगर एक किताब से कर चुके हो तो बार बार दूसरी किताब से, तीसरी किताब से करने की जरूरत नहीं है। पागल मत बनो कि इधर से करूं, उधर से करूं, उधर से करूं, दिमाग घूम जाएगा। एक ही जगह से अगर कर रहे हो तो काफी है। तो ये चैप्टर पूरा छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। ये समिट में ऑलरेडी कर चुके हो कि कैरीज डिटेक्शन कैसे होगी, डायग्नोसिस कैसे होगा, प्रिवेंशन कैसे होगी, ये सब कर चुके हो। सिर्फ एक नई चीज है इसके अंदर, वो है स्लो रिलीजिंग फ्लोराइड डिवाइस। एक डिवाइसेस नए पैदा हुए हैं छोटे छोटे, वो ग्लास के बने हुए हैं, वो दांत पे लगाया जाता है डिवाइसेस। और उन छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं ग्लास के बने हुए, वो दांत पे लगाते हो, ल्यूट करते हो बक्कल सरफेस पे। पिक्चर भी बनी हुई है। और वो क्या करते हैं, वो स्लोली स्लोली फ्लोराइड को रिलीज करते हैं उस दांत के ऊपर, और 2 साल तक फ्लोराइड को रिलीज करते हैं, और उससे क्या होता है, कैरीज का इंसिडेंस कम हो जाता है। तो चैप्टर 6 भी हमारा खत्म हुआ, तो हमारी वल्वेरी खत्म हुई। ये मेरा आखिरी लेक्चर था वल्वेरी का। और मेरे तरफ से वल्वेरी खत्म है, और आखिरी चैप्टर जो ऑर्थोपीडो वाला है वो डॉक्टर साद कवर करवाएंगे। डॉक्टर साद कवर करवाएंगे इंशाल्लाह आज रात 10 बजे, तो जरूर लाइव सुनिएगा। और मैंने उनको रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट की है, बट अब वो उनकी है। सेफ गार्डिंग क्या? अगर और कोई छोटा मोटा टॉपिक रह गया होगा तो वो मैं इंशाल्लाह करवा लूंगा, फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, जो मैं ख्याल है सारे कवर हो चुके हैं। अगर कोई रह गया होगा तो वो कर लेंगे। ठीक है ना, ट्रॉमा हो गया, एनोमलीज हो गया, पेरियो हो गया, पीडो ऑर्थो हो गया। आखिरी वाले चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम हो गया, आउटो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। सेफ गार्ड वाला हमने करवाया नहीं करवाया? सेफ गार्ड वाला अगर नहीं करवाया तो मैं देख लेता हूँ कौन से चैप्टर में क्या है और कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ अगर कुछ चीजें नहीं करवाया सेफ गार्डिंग, उसमें से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सेफ गार्डिंग में से, ठीक कह रही है आप, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है।
तो वो हम इंशाल्लाह करवा देंगे। वो भी 10-15 मिनट की, 15 मिनट का एक लेक्चर होगा। तो वो तो या तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, सेफ गॉड वाला। तो उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव चीजें करनी है उस चैप्टर में से। और भी अगर कोई चीज मुझे लगी कि इम्पोर्टेंट है तो वो मैं कवर करवा दूंगा, जो नहीं लगी वो मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह बाकी ऑपरेटिव के भी मैंने कुछ अपलोड कर दिए हैं इस हफ्ते 4। अगले हफ्ते भी कुछ अपलोड कर दूंगा। और इंशाल्लाह जो 3-4 चैप्टर्स है वो मैं लाइव कंडक्ट करूंगा, अमलगम के और कॉम्पोजिट के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं रिकॉर्डेड भी मेरे पास है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको लाइव करूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। वो अगले से अगले वीकेंड को होंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीकेंड को होंगे मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह।